नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उर्मिला शिरीष जी की एक खूबसूरत कहानी पत्ते झड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए पत्ते झड़ रहे हैं। सामने बैठे व्यक्ति का चेहरा एकदम जाना पहचाना सा लग रहा है। वर्मा अंकल लग तो वही रहे हैं, पर इतने दुबले पतले कमजोर से। वे तो बहुत तंदुरुस्त और रोबीले व्यक्तित्व के हुआ करते थे। उन्होंने शायद मुझे पहचाना या देखा नहीं है। किताब पढ़ने में डूबे, आसपास की दुनिया से बेखबर वह व्यक्ति निर्लिप्त सा लेटा था अपनी बर्थ पर। अंकल, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। बेटी, आपने मुझसे कुछ कहा? क्षणों बाद उन्होंने प्रति प्रश्न किया। क्या आप सीमा के पापा हैं? हाँ, आप? ओह, तुम हो अंबिका। क्यों, पहचानने में गलती तो नहीं कर रहा हूं? बेटी, ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं? खैर, इतने वर्षों में बदलाव आना तो स्वाभाविक ही है। खुशी की लहर एकाएक मन को छू गई। लगा वर्षों का खोया हुआ पता मिल गया है। आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। क्या अकेली हो? कहाँ जा रही हो? डबरा जा रही हूँ। वहां इसके पापा हैं, इंजीनियर हैं। ये छोटा बेटा है। बड़ी बेटी दादी के पास है। कहते कहते वह स्वयं ही झेप गई। बिना पूछे ही बताए जा रही है। बहुत अच्छा। कोई सर्विस कर रही हो या सिर्फ घर ही संभाल रही हो? सेंट्रल स्कूल में टीचर हूं। अंकल, सीमा कैसी है? कहाँ है? क्या कर रही है? वर्षों से उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने कितने पत्र लिखे थे आपके पुराने बिलासपुर वाले पते पर। उसे मेरे पत्र नहीं मिले, या क्या आपका ट्रांसफर हो गया था? वह बोलती ही जा रही थी अविराम। जिज्ञासाओं का बांध टूट पड़ा था। हृदय में लहरें उठ रही थी पुराने बीते समय की। लेकिन उसने देखा, सीमा का नाम सुनते ही वे दूसरी तरफ देखने लगे, बाहर निर्जन खेतों की ओर। उनका चेहरा बुझ गया था। किताब बंद करके उन्होंने जर्दे वाला पान पराग का डिब्बा निकाला। नफरत, क्रोध और आवेश के कारण उनके जबड़े खींच आए थे। फिर भी उन्होंने पान पराग के कुछ दाने मुंह में डाले, आंखें बंद करके, जैसे वे अचानक आए इस तूफानी अति संघर्ष से जूझ रहे थे, बुझा रहे थे अंदर लगी लपटों को। अंबिका सकपका गई, स्तब्ध सी देखती रह गई उनका कांपता चेहरा। हाथ पांव कपकपाने लगे। क्या कुछ गलत पूछ लिया? या सीमा ने? फिर सीमा का नाम लेते ही वे एकाएक ऐसे क्यों बदल गए, वो भी इतनी उद्विग्नता के साथ? इन कुछ ही पलों में उसने असहनीय घबराहट और तकलीफ महसूस की। आपने बताया नहीं अंकल की सीमा? न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल पड़ा, जैसे अंदर से कोई शक्ति धक्के दे रही हो। वो तुम्हारा डॉक्टर भाई कहाँ है? वह बात पूरी करती, इससे पहले ही वे पूछ बैठे। अब तक तो काफी पैसा कमा लिया होगा। उनके कहने में इतनी कड़वाहट, इतनी घृणा और पीड़ा थी कि अंबिका को लगा कहीं वे आपा न खो बैठे या उसका अपमान न कर दें। वो इन दिनों नैनपुर में हैं, वहीं सेटल हो गए हैं। उनका अपना नर्सिंग होम है। वह अपनी वेदना और असहजता को छुपाकर बोली, उसकी शादी तो तभी हो गई थी ना, नर्सिंग होम अच्छा चलता होगा। एक कोमल विनम्र व्यक्ति इतना कठोर और रुक्ष हो सकता है? अंबिका को ताज्जुब हुआ। लगता है विशाल पेड़ की जड़ें उखड़कर सूख गई हैं, या फिर वे अपनी गर्वोन्मत्त प्रतिष्ठा से उसे आतंकित करना चाहते हैं। जी, कहते हुए अंबिका का गला रुंध गया। उसके गाल तमतमाने लगे। नाक पर बिजली की रेखा दौड़ गई। आंसुओं को जबरन रोककर बच्चे को टॉयलेट करवाने के बहाने वह उठ खड़ी हुई। उसकी शादी तो पैसा कमा लिया,
उनके कहे गए विष सने शब्दवाण उसको अंदर तक घायल कर रहे थे, जैसे कोई कटा हुआ हिस्सा दर्द से तड़प रहा हो। उसका रोम रोम जला जा रहा था। बच्चा भूखा तो नहीं है? खिड़की का कांच उतारते हुए उन्होंने पूछा। इस बार उनकी आवाज में हल्का सा अपनापन था। क्षणों पूर्व जो उत्तेजना एवं घृणा थी वह अब नहीं थी। देखती हूं, वह वहां उनके सामने नहीं बैठना चाहती थी। ट्रेन चलने की आवाज निरंतर बोझिल होती जा रही थी। उसे लग रहा था ट्रेन की धड़धड़ाती आवाज उसके हृदय से निकल रही है। खिड़की के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवा घने अंधकार में दूर कहीं टिमटिमाते रोशनियों के टुकड़ों के धब्बे के। बीच बीच में भयानक अंधेरे को चीरती हुई इंजन की आवाज सारे वातावरण को थर्रा देती थी। वो तुम्हारा डॉक्टर पैसा कमा लिया, वो तुम्हारा डॉक्टर पैसा कमा लिया। हिकारत से कहे उनके वाक्य उसकी आत्मा को झंझोड़ रहे थे। लगा हृदय, मन, आंखें सभी जगह सघन कोहरा छा गया है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी नफरत से उन्होंने भैया के बारे में पूछा? सीमा के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? क्या मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं? या आखिर बात क्या है? मैं भी कैसी पागल हूं? सीमा को लेकर बेचैन क्यों हो रही हूं? मुझे क्या पड़ी? ना यहां भैया है ना सीमा। मुझे नहीं जानना कुछ। उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन तुम्हारा भाई, पैसा, शादी, शब्द उसको भीतर से घेरने लगे, बल्कि सामने बैठे व्यक्ति का अस्तित्व चारों तरफ से घेरने लगा। वो घृणा का फूट पड़ना, वो बूढ़ी आंखों में दिपदिपाते नम डोरे, दूर फैली दृष्टि में गहरा कथ्य विषाद। उसने गौर से देखा उन्हें। उनकी लंबी गोरी काया लकड़ी की तरह हो गई थी। चेहरा भी सूख गया था। भीतर धंसी आंखों के ऊपर अध सफेद भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसका मन पिघलने लगा। एक बूढ़ा पिता आहत मन लिए बैठा है। कहीं सीमा ने कुछ कर तो नहीं लिया? नहीं नहीं। दर्द की तेज धार अंबिका के हृदय को चीर गई। पूरा शरीर थरथर कांपने लगा, जैसे ठंड से तेज बुखार चढ़ाया हो। उसने अपने हृदय को जोर से थामा, फिर चेहरे को हथेलियों में छुपाकर बैठ गई। हे ईश्वर, मेरी सीमा, तुम कहाँ हो? लो बैठो इधर। उसने स्वयं की घबराहट कम करने के लिए बच्चे को बैठाते हुए जोर से कहा, ताकि उनका ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो सके। वे अपनी बर्थ पर बेडिंग लगा रहे थे। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। वे अब तक सहज हो गए थे। वहां कौन कौन है? उसने फिर हिम्मत जुटाई ताकि बात को सीमा से जोड़ सके। वहां काम से जा रहा हूं, कहकर उन्होंने सारा प्रसंग ही समाप्त कर दिया। ट्रेन की घरघराती आवाज उन दोनों के बीच मौन को बढ़ाने लगी। सीमा का छोटा भाई आदित्य कहाँ है? क्या कर रहा है? उसने फिर पूछा। बेंगलोर में है, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। कैसा खेल चल रहा था? वह हर आत्मीय कोण के रिश्ते से पूछ रही थी और वे हर सवाल को वहीं के वहीं धराशायी कर देते। अंकल, शब्द चबाकर रह गई। अब क्या पूछे? अंबिका स्वयं को बेबस महसूस करने लगी। जो कुछ पूछना चाहती है वह कैसे और किस तरह पूछे, समझ नहीं पा रही थी। क्यों नहीं बता रहे थे? उसे दुख इसी बात का हो रहा था, जबकि उन्हें पता है कि सीमा से उसकी दोस्ती कितने वर्षों तक रही थी और कितनी गहरी दोस्ती। फिर भी कोई परेशानी तो नहीं है? बर्थ पर लेटते हुए उन्होंने बड़ी कोमलता के साथ पूछा। परेशानी? वह उनका चेहरा ताकती रह गई। मैं कितनी परेशान हूं और आप हैं कि जानबूझकर भी अनजान बन रहे हैं। बाकी यात्री भी खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। आगे वाली सीटों से गाने की आवाजें आ रही थीं। उसने देखा मात्र 10:25 हुए हैं। ऊपर वाले यात्री ने लाइट बंद कर दी। झीने से अंधकार में बर्थ पर लेटी हुई आकृति की तरफ वह अब भी आशा भरी निगाहों से देखे जा रही थी। बच्चा गोद में सो गया था। उसे आशंका थी कहीं वह लेट गई और नींद लग गई तो पता नहीं कौन सी खबर, कौन सा दुख सुख
उससे दूर चला जाएगा। खिड़की के कांच पर आंखें गड़ाकर उसने बाहर देखने की निष्फल चेष्टा की। अछोर अंधकार, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, सनसनाती हुई हवाएं, बीच बीच में टिमटिमाती हुई रोशनी के जुगनू, हृदय को चीरती हुई इंजन की तीखी सीटियां। और इधर सामने है गर्ल्स हॉस्टल। अभी हॉस्टल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, मगर लग रहा था घर को छोड़े हुए महीनों हो गए हों। बात करने वालों की कमी न थी, क्योंकि अपने अनिंद अनुपम सौंदर्य और आकर्षण के कारण वह सभी की निगाहों में आ गई थी। सीनियर्स, हॉस्टल वार्डन, ताई सभी उससे स्नेह करने लगे थे, मगर अपने अंतर्मुखी और एकांत प्रिय स्वभाव के कारण वह किसी के साथ घुल मिल नहीं पाई थी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एवं संध्या के कुछ समय को छोड़कर वह अक्सर अपने कमरे में ही कैसेट प्लेयर पर गजलें या गीत सुनती, या कभी कभी बरामदे में आकर लैंडस्केप बनाया करती। कॉलेज जाते व लौटते समय भी वह नाव में बैठी प्राकृतिक दृश्यों तथा जल की अनंत धारा में खोई चुप ही रहती थी। तालाब के बीचों बीच चलती नाव, आसपास अछोर जल का आलोड़न, घने पेड़ों की हरितिमा उसे हमेशा ही मोहित करती थी। मन करता था घंटों इसी तरह घूमती रहे। क्लास में पढ़ाई का माहौल नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे झुंड बनाकर बैठी लड़कियां उसे हसरत भरी दृष्टि से देखकर बात करने को उत्सुक रहती थीं। उसकी लंबाई, अत्यंत सुंदर सुडौल देह, गुलाबी कोमल कांत चेहरा, उभरे हुए टमाटरी रंग के ओष्ठ तथा गर्दन पर झूलते बेहद खूबसूरत तांबई रंग के बाल। बहुत प्यारी लड़की है। आते जाते यह वाक्य उसे अक्सर ही सुनाई देता था। अभी नई लड़कियों का आना चल ही रहा था। कल ही वार्डन ने बताया था कि एक लड़की उसके साथ आकर रहेगी। अनजाने ही मन उत्सुक होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा था। शाम को ताई जी के बुलाने पर उसने देखा, गेस्ट रूम के सामने एक लड़की एक लड़के के साथ खड़ी है। सीमा, ये हैं अंबिका व्यास, तुम्हारी पार्टनर। हेलो। उसने देखा, गोरा रंग, चपटा सा चेहरा, जिस पर मासूमियत और संकोच के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। दो चोटी बांधे, एक हाथ में सूटकेस व दूसरे हाथ में एयर बैग लिए वह लड़की उसे गहरी जिज्ञासा और चमत्कृत भाव से देख रही थी। सीमा ने मन ही मन कहा, कस्बे की लगती है, सीधी है, चलेगी। सीमा, जाओ इसको रूम में ले जाओ, सामान भी रखवा दो। सामान रखवाने के बाद सीमा उसे लेकर वापस गेस्ट रूम तक आई, जहां उसका भाई उसका इंतजार कर रहा था। सब ठीक है ना? मैं शनिवार को आऊंगा। थोड़ी दूर खड़ी सीमा ने देखा उस युवक को, जिसका चंदन के समान गोरे रंग का आकर्षक चेहरा है, घने सिल्की बाल, आंखों में निश्चल गहराई, कसरती खूबसूरत बदन जिस पर सामान्य से कपड़े भी अत्यंत आकर्षक लग रहे थे। पांवों में जूतों की जगह चमड़े की चप्पलें थीं। भैया कहकर अंबिका उसके पीछे ऐसे गई जैसे उसका भाई हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हो। पगली, ये सब भी तो हैं, मैं आता रहूंगा। सिर पर हाथ रखे भाई अचानक ही अभिभावक बन गया था। भैया, ये सीमा है, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। खुश नसीब हो जो इतना खूबसूरत पार्टनर मिला है, अंबिका के भाई जयंत ने कहकर आपाद मस्तक उसे देखा। कवियों ने ऐसी ही अनुपम सुंदरता को देखकर उपमान गढ़े होंगे। हेलो, मैं जयंत व्यास। हेलो, चलता हूं, इसका ख्याल रखिएगा, कहकर जयंत ने जाते हुए मुड़कर कई बार हाथ हिलाया। तुम्हारे भैया क्या घर वापस जा रहे हैं? नहीं, वे तो इसी शहर में हैं 2 साल से। कहाँ? एक दोस्त के साथ उनके घर में पेइंग गेस्ट के रूप में। पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे भी यहाँ बुला लिया है। अच्छा चलो, फ्रेश हो लो, कुछ हल्का सा नाश्ता चाय के साथ ले लेते हैं। डिनर तो 8 बजे होगा। नहीं, हमें भूख नहीं है। अंबिका की झेप अभी भी कायम थी। सीमा ने नाश्ते के लिए काजू बिस्कुट वगैरह निकाले। लो अंबिका। बातें करते हुए अंबिका की आंखें भर गईं। भरे गले से बोली, यहाँ कैसा लगता है? सीमा ने आत्मीयता के साथ उसका हाथ थपथपाते हुए कहा,
कुछ दिनों में मन लगने लगेगा। घर में कौन कौन है? सीमा लगातार उसको सहज करने की कोशिश करने लगी। मम्मी पापा, एक छोटा भाई, छोटी बहन, दोनों वहीं पढ़ रहे हैं। क्या तुम भी डॉक्टर बनना चाहती हो? एक तो भैया यहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरा पापा भी चाहते हैं कि हम लोग अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। हम लोगों को लेकर पापा के बहुत बड़े सपने हैं, लक्ष्य हैं। और आपके परिवार में? मम्मी है, एक छोटा भाई है जो सिंधिया स्कूल में पढ़ रहा है। पापा कमिश्नर हैं। ट्रांसफ़र की वजह से हम लोगों को शुरू से ही हॉस्टल में रखा है। मैं पहले JNU से अंग्रेजी ऑनर्स में BA करना चाहती थी। एडमिशन भी हो गया था, मगर मम्मी ने नहीं जाने दिया, इसलिए यहाँ आ गई। अंबिका गहरे संकोच में आ गई, आशंकित भी हो उठी। पता नहीं इसके साथ रह भी पाऊंगी या नहीं। ये तो बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी है। मगर सीमा खुश थी। उसे लग रहा था अब ठीक से रह सकेगी। पर पहला दिन होने की वजह से अंबिका इतनी अच्छी रूम पार्टनर पाकर भी उदास थी। विछोह का अवसाद आंखों में था, अपनों से दूर होने का ताज़ा दर्द। यहाँ की चमचमाती रोशनियों के पार वहाँ के सन्नाटे में डूबा अंधकार उसकी आंखों के सामने फैलने लगा। उसने फोटो निकाले। ये मेरा छोटा भाई है, बहुत दुबला है। ये बहन है, ये मम्मी पापा। इस समय मम्मी खाना बना रही होंगी और पापा लौटने वाले होंगे। ये दोनों पढ़ रहे होंगे। पापा ही पढ़ाते हैं। कितना रो रहे थे तब। पहली बार छोड़ा है ना। कल ही लेटर पोस्ट कर दूंगी। खूब सारी बातें लिखूंगी। सीमा ने देखा कुछ अश्रुकण छलक पड़ना चाहते हैं। वेदना में घुला प्यार। आह, लक्ष्य पूर्ण करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ तक का सफर तय करते हैं। उस दिन जयंत मिलने आए थे। गेस्ट रूम में सीमा पहले से ही अपने गार्जियन से मिलने आई हुई थी। कैसा मिजाज है तुम्हारी रूम पार्टनर का? भैया, सीमा बहुत प्यारी लड़की है, मेरा बेहद ख्याल रखती है, जबकि कमिश्नर की लड़की है। पढ़ने में भी अच्छी है। JNU में एडमिशन हो गया था उनका। अंबिका बड़े उत्साह के साथ सीमा के बारे में बता रही थी। दूर खड़े खड़े सीमा ने गौर किया। जयंत का चेहरा मुस्कुराते वक्त अद्भुत रूप से आकर्षक लगता है। बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट है, एक जादू सी भरी चुंबकीय मुस्कुराहट। हेलो, सीमा ने गार्जियन को विदा करने के बाद कहा। जयंत ने देखा सीमा के चेहरे पर बिखरी लटों के बीच उसका रंग चांदी सा चमक रहा है। कैसे स्वप्न में डूबी सी स्वच्छ आंखें। बात करने का सम्मोहन उसकी ओर खींचने लगा। क्या हाल है आपके? आपको देखकर लगता है किसी जादुई लोक में आ गए हैं। सीमा हंस दी। आपकी भाषा भी अलग और अनूठी है। मतलब, हम में और क्या क्या अनूठा पाया आपने? मौन आंखें मुस्कुरा दी, उसी तरह की मुस्कुराहट के साथ जैसे तारे मुस्कुराते हैं। आहिस्ता आहिस्ता समय अपनी रफ्तार से सरक रहा था। दोनों लड़कियों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों के मन मिल गए थे। अपने दायरे से निकलकर वे मित्रता के भाव को सर्वोपरि मानने लगी थीं। शुरू में अंबिका जयंत के साथ वीकेंड पर चली जाती थी, सीमा अपने गार्जियन के पास या शॉपिंग करने। मगर पिछले हफ्ते से यह क्रम बदल गया था। इसका कारण था, अंबिका अपने घर से आने वाली चिट्ठियों को छुपाकर रखती थी। भाई से मिलने वाले पैसों को किफ़ायत से खर्च करती थी। अधिकांश पुस्तकें लाइब्रेरी से लाती थी। हॉस्टल की अन्य लड़कियों की तरह ना तो वह शॉपिंग के लिए जाती थी, ना घूमने। तुम अपने भैया के साथ कहाँ जाती हो? उनके दोस्त के घर। अगले हफ्ते पिक्चर चलोगी? मेरा पिक्चर देखने का बहुत मन करता है, पर कई पिक्चरें अंकल आंटी के साथ देखने में संकोच होता है। भैया साथ चलेंगे। सीमा अपने मनोभावों को छुपाकर बोली। क्यों? क्या तुम्हारे भैया के बिना पिक्चर नहीं देखी जा सकती, या उनके बिना तुम नहीं जाना चाहती हो? नहीं, भैया कहते हैं लड़कियों को अकेले में नहीं जाना चाहिए। सीमा हंस दी। बजाय हिम्मती बनाने के डरपोक बनाते हैं तुम्हारे भैया। बहरहाल पिक्चर की खातिर उन्हीं के साथ चलेंगे। सीमा को लगा इस तरह वह इन लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिलकर कुछ कह सकेगी। पता नहीं क्यों इन भाई बहनों के साथ रहने में
बात करने में मन को ताजगी महसूस होती थी। अगले रविवार को ये सब साथ थे। उसने नए डिजाइन की पलाश के फूलों की रंग की शर्ट पहनी हुई थी। इस शर्ट में उसका यौवन ताजे फूल की तरह खिला खिला लग रहा था। मिलते ही जयंत ने कहा, सीमा जी, बेचारी फिल्म की नायिका पर मेहरबानी की होती, अब उसे कौन देखेगा। जयंत की तारीफ करने का अंदाज सीमा को लुभाता था। एकदम निराले ढंग से शब्दों का प्रयोग करते थे। जयंत का खुलकर हंसना, मजाक करना, बातों ही बातों में प्रशंसा कर देना सीमा के लिए अद्भुत एहसास था। लेकिन उसने महसूस किया उनका व्यक्तित्व तो अनायास ही चुपके से अपनी ओर खींच रहा है। वह स्वयं को जयंत से जुड़ा हुआ महसूस करने लगी। अनजान पथ पर उसका मन दौड़ रहा था। हर मुलाकात के बाद जयंत उसके हृदय को धड़काने लगे। उनकी हर अदा उसे मोहित कर लेती थी। उसे ताज्जुब होता था कि इतने अभाव में रहते हुए भी वे इतनी मस्ती कैसे कर लेते हैं। हर पल हर बात में हास का पुट छुपा होता। आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं? इसमें कंजूसी कैसी? इतनी देर से चुप बैठी अंबिका बोली, भैया, सीमा बहुत अच्छे स्केच बनाती है, कितना कुछ पढ़ती है। सीमा तो खुद एक खूबसूरत गजल का नाम है, ऊपर वाले द्वारा बनाया गया अनुपम पोर्ट्रेट। जयंत बेबाक बोले जा रहे थे और सीमा मंत्रमुग्ध सी सुने जा रही थी। एक एक शब्द उसकी आत्मा को अपने रंग में रंगे जा रहा था। आपको ऐसा लगता है क्या? तभी तो कह रहा हूं, वरना इतनी तारीफ तो हम किसी की भी नहीं करते हैं। वैसे भी मुझे आड़ी तिरछी लड़कियां पसंद नहीं आती। ये तो कोई बात नहीं हुई, फिर आपसे आपकी पसंद किसने पूछी थी? सीमा ने थोड़ी सी नाराजगी जताई। आज वे लेक व्यू पर पैडल बोट पर घूम रहे थे। अब तो हर रविवार का रूटीन बन गया था। कभी पिक्चर जाते तो कभी बिरला मंदिर, कभी किसी रेस्टोरेंट में तो कभी पार्क। न जाने कहां कहां कितने फोटो जयंत निकालते सीमा के। बस इसी तरह समय उड़ा जा रहा था। जयंत इन दोनों के साथ घूम फिरकर पूरे सप्ताह के लिए नदारद हो जाते और सीमा अपने कमरे की खिड़की से वक्त बेवक्त आंखें बिछाए उत्सुकता से इंतजार करती रहती। हर आने वाले फोन के लिए अपना नाम पुकारे जाने की अधीरता रहती। जब शनिवार को जयंत आते और अंबिका कॉलेज से ना आ पाती, तब ताई जी सीमा के पास खबर भिजवाती। ताई जी जयंत पर विश्वास करती थी। हॉस्पिटल का कोई भी काम हो, जयंत करवा दिया करते थे। इसलिए वे भी जयंत से बराबर बात करती थी, मिलती थी। तब तक सीमा जयंत की पसंद की चीजें स्वयं लेकर पहुंच जाती। आज अंबिका का प्रैक्टिकल है, लेट आएगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। वह जल्द से जल्द चाय बनाकर लाती ताकि देर तक बातें की जा सके। वह इन क्षणों को समेट लेना चाहती थी। बहुत कुछ कहने का मन करता, पर सामने पड़ते ही सकुचा जाती। चाय तो बड़ी अच्छी बनाती हो। तुम कॉलेज से जल्दी कैसे आ गई? मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं कल आऊंगा, तुम लोग तैयार रहना। आप रुकेंगे नहीं? सीमा को लगता जयंत का हाथ पकड़कर जबरदस्ती रुकने को कहे। तुम्हारा प्रेजेंट किया गया स्वेटर आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन के लिए 22 घंटों का इंतजार करना था सीमा को। अंततः वह वक्त आ ही पहुंचा। उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। क्या बात है आज? उसका बर्थडे है भैया, तब तो पार्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं? रास्ते में रुककर जयंत ने कार्ड खरीदा और वहीं खड़े खड़े लिखा, तुम हो स्वप्न या स्वप्न परी, कोमल दामनी सी तुम, जयंत। पढ़कर सीमा के गाल लाल हो गए। ऐसी गुलाबी चमक जो सिर्फ फूलों पर ही दमकती थी। आप तो कविता भी लिख लेते हैं। जयंत के दोस्त भी सीमा को देखकर अवाक थे, विस्मित कि इतनी सुंदर लड़की इसके साथ क्यों घूमती है। कई लड़कियों ने तो जयंत को छेड़ना शुरू कर दिया था कि क्या जयंत नॉन मेडिको लड़की से शादी करेंगे। उस दिन रेस्टोरेंट में बैठे जयंत का चेहरा उदास था। उसे महसूस हुआ कि वे किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। लगातार माहौल को जीवंत बनाने वाला आज स्वयं खामोश बैठा था। क्या बात है? डॉक्टर साहब का मूड ठीक नहीं है? हाँ, कुछ पर्सनल टेंशन है।
क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? जयंत निरुत्तर रहे। हॉस्टल लौटते वक्त उसका सिर भारी हो उठा। डिनर लेते वक्त भी उसका मन अत्यधिक व्यग्र था। असहनीय पीड़ा से कराहता, थकान से टूटती देह। क्या बात है? न जाने क्यों अंबिका, ऐसा लग रहा है कि मेरी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। मन बहुत रोने रोने को हो रहा है। थक गई होगी, चलो जल्दी सो जाते हैं। अंबिका लेटते ही सो गई थी। वह उतार रही थी एक चेहरा, डूबती शाम के धुंधलके में सबसे अलग लगने वाला चेहरा, जो आज तनावग्रस्त था, व्यथित था। बात करो ना अंबिका, उसने अंबिका को हिलाया। क्या बात करूं? बहुत ज्यादा थकी हूं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। घर में सब ठीक तो है? हाँ, फिर क्या बात हो सकती है? वह हैरान परेशान। किसके बारे में बात कर रही हो? आज जयंत परेशान थे। क्यों? नहीं तो भैया को सिर दर्द रहा होगा। अंबिका ने हल्के फुल्के ढंग से बात को टाल दिया। खिड़की के बाहर चांद ठहरा हुआ था। चांद में भी दिखाई दिया वही शाम वाला चेहरा। क्यों थे तुम उदास परेशान? क्या बता नहीं सकते थे? मन अधीर हो उठा। कैसे पता चलेगा? काश वक्त को डैने लग जाएं, या मैं चिड़िया बन जाऊं, या अभी फोन आ जाए, या मुझे या अंबिका को कुछ हो जाए, ताकि जयंत आ सकें। शनिवार आने में पूरा सप्ताह शेष था। लंबा तड़पता हुआ इंतजार। सीमा आहिस्ते से बिस्तर से उठी, अपने मन को समझाने की कोशिश करने लगी। यह क्या पागलपन है? तुम्हें क्यों परेशान होना चाहिए? मगर नहीं, जितना वह स्वयं को अलग करने की कोशिश करती, उतना ही वह प्रसंग, वह चेहरा हृदय पर आ ठहरता, प्रतिबिंब बनकर। दूसरे शनिवार पता चला जयंत ने अपने दोस्त का घर छोड़ दिया है, अलग रूम लेकर रहेंगे। तो क्या तुम हॉस्टल छोड़ दोगी? सीमा को लगा उसका देखा जो स्वप्न यथार्थ में बदल गया है। तुम सचमुच चली जाओगी अंबिका? अजीब सी कातरता उसकी आवाज में घुल गई। वो भी हॉस्टल में रहने लगे? हॉस्टल में इस समय रूम खाली नहीं है। सीमा को लगा कोई ऐसा तार टूट रहा है जिससे वह गहरे तक जुड़ गई थी। हृदय गहन पीड़ा में डूब गया। अपनी सखी से दूर होने की वेदना समा गई थी, या जयंत से न मिल पाने की तड़प। बिस्तर पर लेटे लेटे वह कभी अंबिका को देखती, तो कभी सितारे जड़ित आकाश में लुक छुप करते चेहरे को ढूंढ रही थी। मौन अंधेरे में डूबा कॉरिडोर। हल्के से दरवाजा खोलकर वह बाहर जाकर खड़ी हो गई। हवा के ठंडे झोंके बदन को कपकपाने लगे। शांत सोए तालाब में डूबी नरम रोशनियों का मादक सौंदर्य इस समय उसे सघन अवसाद में डुबो रहा था। गोया हर चीज पूछ रही हो, क्यों उदास हो? तुम्हें किससे दूर होने का गम है? ऊपर टिमटिमाते नक्षत्र पूछने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? सहेली ही तो जा रही है। पहले भी तो तुम्हारी कितनी ही सहेलियां बनी थीं, बिछुड़ी थीं, आगे भी बन जाएंगी। तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई अभाव नहीं है। फिर यह टीस भरा दहकता हुआ खालीपन क्यों और कैसा? नहीं, यह दुख सिर्फ सहेली से दूर होने का नहीं है। दिल दिमाग पहले कभी इस तरह विवश नहीं हुआ था। सीमा, अपने से छलावा मत करो। इसी टीस का नाम प्यार है। यही है वो तड़प जो तुम्हें रुला रही है। स्वयं से पाखंड मत करो। तुम जयंत से प्यार करने लगी हो। कह दो सब कुछ अंबिका से, जयंत से। अंबिका को क्यों बताऊं? जयंत को ही बताऊंगी। क्या ऐसा हो पाएगा? कहीं ऐसा न हो कि दिल से जुबान तक का सफर तय करते करते मेरा प्यार ही दम तोड़ दे। अंधेरा कम होता जा रहा था। पवित्र मोहक उजास आकाश में फैलती जा रही थी। यह सुबह की उजास थी। नींद आ गई थी तुझे? नहीं, मैं सिर्फ यहीं से तो जा रही हूं। कॉलेज में तो हर रोज मिला करेंगे। शनिवार इतवार को हमारे रूम पर आ जाया करोगी। लेकिन सीमा चुप है। उदासी चेहरे पर उभर आई है तूफान को थामे। चेहरे पर उतरते रंगों को कौन पढ़ सकेगा? करीब 10 बजे जयंत अंबिका को लेने आ पहुंचा। सीमा गेस्ट रूम तक उसे छोड़ने आ गई थी। बात नहीं करोगी? नाराज हो?
लगता है रात भर सोई नहीं। सीमा सुनकर आहत हो उठी। लगा जयंत जानबूझकर चोट कर रहे हैं। इतने खूबसूरत चेहरे की क्या हालत बना ली है। यह सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नहीं है। इसे देखकर कितने लोगों की सांसें गले में अटक जाती हैं। कितनी सहजता से मजाक में कह दिया सब। तब भी उसने बात नहीं की। कोई ना कोई लड़की तो आ ही जाएगी तुम्हारे साथ रहने को, जयंत कहे जा रहे थे। वह चुप है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं सीमा, कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी इस बार तड़प कर बोली, शायद अब कुछ भी नॉर्मल नहीं होना है। जयंत ने देखा लालिमा युक्त गालों पर बड़े बड़े अश्रु ढुलक रहे हैं। नहीं पगली, कहकर अंबिका व जयंत तेजी से गेट की तरफ बढ़ गए बिना देखे। वह लौट पड़ी 2 जोड़ी पांवों की पदचाप सुनते हुए। उसने महसूस किया कोई अपना ही अंश कटकर चला गया है। अंबिका के जाने के बाद सीमा भी अपनी मां के अस्वस्थ होने की खबर पाकर घर चली गई थी। मगर 1 हफ्ते बाद ही अंबिका की चिट्ठी जा पहुंची। तेरा पत्र मिल गया था। आंटी कैसी हैं? इधर भैया अचानक ही बीमार हो गए, एडमिट करना पड़ा। पिताजी को भी खबर कर दी है। तेरी कमी बहुत खल रही है। भैया तुझे याद कर रहे हैं। सीमा ने जल्द जल्द सामान समेटना शुरू कर दिया। भाभी, मुझे जाना है। तुम जाकर क्या करोगी? अभी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। उन लोगों का वहां कोई भी नहीं है, दूर से आए हैं। उसका भाई सीरियस होगा, वह अकेली क्या क्या करेगी, परेशान होगी। उसकी चिंता है, मम्मी की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें क्या सोचेंगी? भाभी, यहां तो आप सभी लोग हैं। वो मेरी दोस्त है, आप समझती क्यों नहीं है? उसे मेरी जरूरत है। मम्मी पापा को आप समझा देना। मुझे जाने दो प्लीज। यद्यपि भाभी से उसकी ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन आज सब कुछ उड़ेल देना चाहती है। भाभी, भैया छोड़ देंगे ना? 1-2 दिन बाद चली जाना। नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। भाभी ने आशंका से उसका चेहरा देखा, जो पीले पत्ते की भांति हो गया था। चिंता की गहरी लकीरें उसके स्निग्ध चेहरे को मायूस बना रही थीं। पापा को आ जाने दो। पापा परसों तक आएंगे, तब तक मैं नहीं रुक सकती। पता नहीं वहां क्या हो। आप समझने की कोशिश करो। इस समय मुझे अंबिका के पास होना चाहिए। वैसे भी तो मुझे जाना था। वह बैगों में सामान जमाने लगी। दिन तो भाभी से अनुनय विनय करते, सामान खरीदते जमाते बीत गया, मगर रात पल पल बीतने का इंतजार कर रही थी। वह और रात थी कि बीत ही नहीं रही थी। केचुए की तरह कभी कभी लंबी हो जाती, तो कभी सिकुड़कर सुस्त घिसटती हुई। मम्मी के ना कहने के बावजूद वह एक तरह से लड़कर चली गई थी घर से। जानती है, एक बार हॉस्टल में पहुंच गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सीधे हॉस्पिटल के स्टूडेंट वार्ड में सामान सहित पहुंच गई। खूबसूरत जीवंत चेहरा इतने से दिनों में मुरझा गया था। मुंदी हुई पलकें मुरझाई पत्ती सी सांवली हो गई थी। दाढ़ी शायद उसी दिन से नहीं बनी थी। पलंग के चारों ओर अस्पताल का पूरा तामझाम मौजूद था। ड्रिप लगा हाथ किनारे पर रखा था। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि चक्कर आना कैसा होता है। उसने अंबिका का हाथ जोर से पकड़ लिया। तू आ गई सीमा? देख तो भैया की हालत कैसी हो गई है। पता नहीं कितने दिनों तक रखेंगे। हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। कैसे हो गया? बताते नहीं थे, कब से तबीयत खराब थी। पलंग के पास पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गोल भरी हुई बाहें एकदम सुस्त पड़ी थीं। लाल लाल तलवे जिनमें हल्की सी धूल की परत चिपकी हुई थी। उसके मन में बिजलियां कौंध गईं। जयंत, उसने हौले से सीने पर हाथ रख लिया। तुम? बहुत याद आ रही थी। तुम्हें आंटी को छोड़कर आना पड़ा। अंबिका ने मुझसे छुपाकर घबराहट में आकर पत्र लिख दिया था। कैसी हो आप? तुम्हें देखकर जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। एक अद्भुत मुस्कुराहट सुंदरतम चेहरे पर देखने की इच्छा थी। जयंत धीरे धीरे बोले जा रहे थे और वह गर्दन झुकाए आंखों में नमी छुपा रही थी।
सुराहीदार गर्दन पर दाग तिल की तरह लग रहा था। ऊपर को बांधे गए बालों में से निकली हुई लट गर्दन पर झूल रही थी। जयंत मंत्रमुग्ध से देखते रहे। इतना सामान, क्या हॉस्टल नहीं गई तुम? वहां से आना मुश्किल होता ना। तुम थकी लग रही हो, जयंत ने गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। पता नहीं कब उसका हाथ जयंत के हाथों में पहुंच गया। इतनी सुंदर उंगलियां, ऐसे ही हाथों को कलात्मक हाथ कहते हैं। वह कुछ न बोल सकी। शब्दों ने स्वर छोड़ दिए थे। उसका लक्ष्य यही है कि वह जयंत तथा अंबिका को अपना मानकर सब कुछ कर सके। उसने देखा हाथ पर गहरे लाल निशान पड़ गए हैं। उठकर वह करीने से लगी दवाइयाँ, पत्रिकाएं, फल फूल, चाकू, कंघा, क्रीम, वॉकमैन और भी न जाने क्या क्या। लगता है हॉस्पिटल में पेशेंट को मैनेज करने का अच्छा तजुर्बा है आपको। सामने खड़ी नर्स प्रशंसा करने लगी। पिछले साल मम्मी का मेजर ऑपरेशन हुआ था। तब समझ में आया था कि हॉस्पिटल में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब तुम भी आराम कर लो। लाल रंग की टी शर्ट, नीले रंग की जीन्स, ऊपर से नेट की बनी काली जैकेट में उसका व्यक्तित्व अद्वितीय लग रहा था। आपको जूस दूं या? अपने हाथों से सहारा देकर बैठा दिया जयंत को। कपड़े गंदे हो गए थे। उसने कुर्ता पायजामा निकाल कर दिया। चेंज कर लीजिए। गीला तौलिया दिया। चेहरा पोंछ लीजिए। पलंग पर भी चादर डाल दी। जयंत ने हंसकर कहा, मेडिकल प्रोफेशन के लिए मेरी अपेक्षा तुम ज़्यादा उपयुक्त हो। अंबिका तो शाम को आएगी। जयंत के मना करने पर भी वह सिरहाने बैठकर हल्के हल्के हाथों से सिर दबाने लगी। गरम तपती खोपड़ी पर नाजुक सा एहसास। पता नहीं कब जयंत सो गए। तकिए के नीचे छोटा सा बैग रखा था, जिसमें बैंक की पासबुक, पुरानी मार्कशीट व अन्य कागजात थे। जयंत का रहस्य लोक उसके सामने खुल गया। इतना संघर्षमय जीवन, इतने कम पैसों में कैसे गुजारा करते हैं ये लोग? उसका मन छटपटाने लगा। इतने पैसे तो मैं मात्र अपने ऊपर खर्च कर देती हूँ। आपके पिताजी भी आपको बहुत चाहते हैं। तुमने कैसे जाना? जो सोचता है वही तो कर पाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पापा अपने स्ट्रगल के बारे में बताते रहते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी। वो एक विलक्षण और मेहनती आदमी हैं, जो कर्म के सिद्धांत पर ही विश्वास रखते हैं, जो अपने सपनों को अपनी मेहनत से साकार करना चाहते हैं। उनको न तो धर्म में आस्था है, न ईश्वर में। पक्के नास्तिक हैं। हाँ, बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसी को वे अपनी साधना मानते हैं। आप भी तो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताओ, तुम इतनी देर तक क्या करती रही? आपकी कविताएं पढ़ती रही। सपनों और संघर्षों से भरी कविताएं, जीवन को ऊंचाई तक ले जाने की उदीप्त कामना। आप मेडिकल में नहीं आना चाहते थे। आपकी इच्छाएं तथा सपने कुछ और ही थे, मगर अपने पिताजी के कारण आए। प्रेम और सौंदर्य की कविताएं तो अब लिखी जाएंगी, क्योंकि उसके बिना जीवन अधूरा होता है। मुझे तो वही साहित्य पसंद आता है जिसमें प्रेम की भावनाएं और जीवन का द्वंद्व हो। आप फिर सोच में डूब गए। सत्य तो सत्य ही होता है, मगर कई बार कल्पनाएं भी साक्षात साकार होती नजर आती हैं। जयंत पहली बार सीमा की सीधी निगाहों को न झेल सके। बात बदलते हुए बोले, पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। पिताजी भागते हुए आएंगे बेचारे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आपके स्वस्थ होते ही सब ठीक हो जाएगा। अंबिका तो हमेशा ही आपके बारे में बात करती रहती है। और तुम? तभी बुआ का लड़का जिसके साथ वह आई थी वापस आ गया। रात में कौन रुकता है आपके पास? काफी देर तक हॉस्टल के दोस्त बैठे रहते हैं। फिर नर्स और डॉक्टर तो होते ही हैं। संडे तुम आओगी ही। भाई के बार बार बुलाने पर भागते कदमों से बाहर निकल गई सीमा। उसे लगा सिर्फ शरीर उसके साथ है, आत्मा वहीं स्टूल पर बैठी है। अंबिका के कॉलेज न आने के कारण उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। सारी क्लासें छोड़कर पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी गेट की तरफ देखती रहती।
आखिरी नाव से ही वापस लौटती थी। इतना शोर, इतनी भीड़, फिर भी उसके आसपास सन्नाटा पसरा था। लगता समय ठहर गया है। रात दिन दीर्घ से दीर्घकाय और असहनीय होते जा रहे थे। शुक्रवार की रात तो बेचैनी की हद ही पार कर गई थी। और शनिवार की सुबह, आह, युगों बाद आया हो शनिवार। शॉपिंग का दिन उसके लिए मुक्ति का दिन बनकर आया। गार्जियन को फोन करके बता दिया था कि शॉपिंग करके अंबिका के पास चली जाएगी। अंबिका, अब मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती। तुम्हारे आसपास कमरा नहीं मिल सकता? पापा रहने देंगे तुम्हें यहाँ, ऐसे गली मोहल्ले में? मैं तो भैया के साथ रहती हूँ, तुम किसके साथ रहोगी? मेरा मन नहीं लगता तुम लोगों के बिना। वही हाल हमारा भी है। पता नहीं कैसा जादू कर दिया है तुम लोगों ने। जयंत की तरफ देखते हुए बोली वह। जयंत उसके हाथों को देख रहे थे, जिसमें उसने हाथी दांत का कंगन पहना हुआ था। सौंदर्य का इतना सजीव, इतना पवित्र साक्षात्कार जयंत को पहली बार हुआ था सीमा के रूप में। तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। आप सिवा मेरी सुंदरता की तारीफ के और कोई बात ही नहीं करते, क्यों? नींद आई थी? नहीं, नींद ने साथ छोड़ दिया है। गुलदस्ते के फूलों के डंठल बिखेरते हुए बोली वह। कहीं और जाने की तैयारी है क्या? नहीं, रास्ते में उतरकर सामान खरीद लिया था। पापा कितना पैसा देते हैं जो इतनी शॉपिंग कर लेती हो? वे कभी हिसाब नहीं पूछते, मुझे जितना चाहिए होता है दे देते हैं। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कोई बात नहीं टालते। कैसी कैसी बातें करते हैं मेरे भविष्य को लेकर। अब तो तुम्हारे लिए लड़के देख रहे होंगे। सीमा मुस्कुरा दी। पतली नरम रुई के फाहे सी त्वचा पर लाल रंग की पंखुड़ियों का रंग बिखर गया था। अभी सोचा नहीं है, पर मन ही मन बोली, ये तो है सामने। अंबिका छत पर कपड़े डालने चली गई थी। कमरे में बस वे दोनों ही थे। जयंत उठकर पास में बैठ गए। गर्दन को स्पर्श करती उंगलियों ने उसकी नसों को झंझनाकर पिघला दिया। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? परसों आ गए थे हम लोग। वक्त नहीं कट रहा था। झुकी गर्दन के पीछे उसने महसूस किया गरम गरम होठों का स्पर्श, हल्का सा चुंबन। सीमा हर रविवार को यहीं आ जाती थी। यहीं से वे लोग कहीं ना कहीं चले जाते थे। समय अपनी रफ्तार से भाग रहा था। देखते ही देखते 4.5 वर्ष का अंतराल बीत गया। सीमा कुछ समय से परेशान थी, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले उसके पापा उसकी शादी कर देना चाहते थे। अभी 1 साल का बहाना बना सकती है, मगर उसके बाद पापा को लगता है मैं बहुत जिद्दी हूँ और उनकी बात नहीं मानती। उन्हें मेरी तरफ से निराशा ही मिली है। वह दुखी होकर बोली। हर माँ बाप का सपना होता है। तुम्हारे पापा ने जो सोचा होगा वह सर्वोत्कृष्ट ही होगा। रुतबा, पैसा, मान सम्मान, बहुरंगी जिंदगी, ये सब चीजें प्राप्त होना आसान नहीं होता सीमा। हाँ, दूर से देखने वालों को ऐसा ही दिखाई देता है। त्याग या संन्यास की अभीक्षा उसी के मन में होती है जो सब कुछ भोग चुका होता है। वही सच्चा सन्यासी बनता है। ये रोज रोज होने वाली किटी पार्टी, गेट टुगेदर, सबके भीतर एक दिखावा होता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा में आकर क्या क्या नहीं करते हैं लोग। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। हो सकता है यह मेरा अपना अनुभव हो। स्टेटस, पैसा, सामान, सभी कुछ समेटने का भाव और देने के नाम पर कुछ नहीं दे सकते थे। मेरी मम्मी को देखा तुमने? कैसा सख्त चेहरा लगता है उनका। हमेशा शंकित और उदास रहती हैं। मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए प्यार करने वाला इंसान। अंबिका ने जाना सीमा के अंदर बेहद कोमल भावनाओं वाली लड़की बैठी है। सीमा, तेरी खूबसूरती पर तो सैकड़ों कुर्बान होंगे। तुम्हें प्यार करने वालों की क्या कमी? खूबसूरती सिर्फ उपभोग का माध्यम बनकर न रह जाए, डरती हूं मैं। यही तो मजा है जिंदगी का। जो अपने को आसानी से मिल जाता है उसका आकर्षण भी नहीं रहता है। मन बार बार हारने वाले को नहीं, हराने वाले को खोजता है। क्या कोई है? अंबिका को सहज जिज्ञासा हो आई।
बात पकड़ी जाती देख सीमा ने बात का रुख बदलते हुए कहा, कोई ना कोई तो होगा ही ऐसा, उसी से शादी करूंगी। शादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा उस व्यक्ति के साथ मानसिक तथा आत्मिक तादाद में स्थापित होना, क्योंकि संबंध 2 दिन के लिए नहीं होता, मृत्यु पर्यंत उसका साथ आपके लिए मायने रखता है। इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। यदि उससे नहीं हो पाई तो फिर जिंदगी बेमानी हो जाएगी। क्या तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ किसी का प्यार पाने और ना पाने के बीच डोलता रहेगा? तो मैं कौन सी क्रांति ला सकती हूँ समाज में, जो कोई और लक्ष्य निर्धारित करूं? फिर ये तो वक्त ही बतलाएगा। वक्त क्या खाक बतलाएगा। मैं तो वक्त को अपने हाथों से पकड़कर चलूंगी। भाई, अपना तो एक स्पष्ट नजरिया है, पैसे वाले या उच्च पद वाले लड़के से ही शादी करूंगी। हम लोग बचपन से बड़े सख्त अनुशासन और अभाव में पले हैं। अब जरा खुलकर जीना चाहते हैं, और अब तो वक्त आ गया समझो। क्यों, क्या तुम्हारा रिश्ता तय होने वाला है? नहीं, भैया की अगले माह से इंटर्नशिप शुरू होगी। 6 माह यहाँ रहेंगे, 6 माह अपने घर। वहाँ क्यों? मम्मी पापा वहीं पर हैं, बाद में वहीं सेटल हो जाएंगे। हमेशा के लिए उस छोटे से शहर में? क्या पीजी नहीं करेंगे? वैसे भी आजकल तो सुपर स्पेशलाइजेशन का युग है। शायद यह सब भैया के लिए संभव नहीं होगा। पापा के गिरते स्वास्थ्य के कारण अब उनसे मेहनत करवाना ज्यादती होगी। अभी दोनों भाई बहन की पढ़ाई शेष है, इनके अलावा कोई करने वाला भी नहीं है। क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती? कैसी बातें करती है तू? तूने तो पिछले सालों में इतना कुछ किया है कि लगता है कैसे उसे लौटाया जा सकेगा। पता नहीं क्यों लगता है कि तुम लोगों के लिए कुछ करूं। मुझे तो लगता है मैं अपनों के लिए ही कर रही हूं। ये तो तेरा बड़प्पन है। तू खुद को नहीं जानती कि तुझमें कितनी विशिष्टताएं हैं, कितनी पवित्र और उदार हृदय की है तू। इस बार पापा के साथ जाना ही पड़ेगा। पता है, उनके साथ मेरा खूब झगड़ा होता है। कुछ दिनों तक हम आपस में बात नहीं करते, फिर वे मेरी तारीफ करना शुरू कर देंगे या खूब चिल्ला चिल्ला कर ताने मारेंगे। पापा चाहते हैं इस बार मैं भी उनके साथ घूमने चलूं, पर मुझे तो संदेह है कहीं घुमाने के बहाने किसी से मिलवाने तो नहीं ले जा रहे हैं। छुट्टियां समाप्त होने के 4 दिन पहले ही सीमा आ पहुंची है। बड़े बड़े बैगों में सामान भरा था। पापा आने ही नहीं दे रहे थे। भाभी की वजह से आ सकी। अच्छा ही हुआ तू आ गई। मैं भी कितनी बेचैन थी कुछ बताने के लिए। इतनी शॉपिंग कर डाली थी, बस रंग देखकर मन पागल हो जाता था। देखो, ये सारे कलर्स जयंत पर खूब फबेंगे। बुरा मत मानना, जयंत तुमसे ज्यादा खूबसूरत है ना? कहाँ गए? अब हम लोग खूब घूमेंगे, आउटिंग पर चलेंगे। मेरा तो मन करता है अंबिका, मैं रात दिन घूमूं, पैदल दूर दूर तक, रात में खिली हुई चांदनी में। वहां तुम लोगों के बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। सच, जीवन की खुशियां कब किसके साथ जुड़ जाएं। लेकिन अब हम लोगों को अकेले जाने की आदत डालनी होगी। क्यों, क्या जयंत हमारे साथ नहीं जाएंगे? भैया को अपनों के लिए अब पहली जैसी फुर्सत कहाँ होगी। मेरी बात टाल ही नहीं सकते वे। देखना, अब उनका अधिकांश समय अपनी मंगेतर के साथ बीतता है। कैसा मजाक करती हो अंबिका? सच कह रही हूं। अचानक ही जैसे सीमा पर गाज गिर पड़ी हो, और गाज गिरने से जैसे पेड़ उखड़ जाता है, वैसे ही कुछ सीमा को अपने अंदर उखड़ता गिरता सा लगा। आंखों के सामने अंधेरे के सांप उड़ने लगे। गोल नुकीले तारों वाला गोल पहिया घूमता सा लगा। क्या वे उनकी क्लासमेट है? स्वयं को संभालते हुए पूछा। क्या वो जयंत को पसंद करती है? प्यार तो नहीं करती होगी। शेष शब्द उसके कंठ में फंस कर रह गए। इससे पहले भैया ने कभी नहीं बताया था। कल बता रहे थे कि उन दोनों ने मिलकर कैसे पिताजी के सपनों को साकार करने की प्लानिंग की है। पापा की इच्छा का तो कुछ कुछ पता था, मगर इतनी जल्दी सब कुछ फाइनल हो जाएगा यह तो मैं भी नहीं जानती थी। भैया भी शादी के लिए राजी हो गए हैं। निमिषा पापा के दोस्त की रिश्तेदार है।
डॉक्टर बेटे और बहू का सपना उन्होंने कब से देखा हुआ था। वैसे सीमा, तुम नहीं जानती, वृद्धावस्था और गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचना उन्हीं की वजह से संभव हुआ है। जयंत भी उसे पसंद करते हैं। वो तैयार हो गए आसानी से। इसका मतलब तो ये हुआ कि जयंत की अपनी कोई सोच ही नहीं है, न कोई पसंद। यह तो एहसान उतारने जैसा हुआ कि आपने हमारे लिए किया तो मैं आपके लिए उससे भी बड़ा त्याग करने को तैयार हूं। तुम कुछ भी कह लो, भैया के लिए पापा की बात ज्यादा महत्व रखती है। वे पापा की बहुत इज्जत करते हैं। उनकी भावनाओं की कद्र करना अपना फर्ज समझते हैं। पापा की इस बात से वे भी सहमत हैं कि एक जैसा जॉब हो तो अंडरस्टैंडिंग ठीक रहती है। मुझे लगता है तुम शब्दों में कुछ ज्यादा ही आदर्शवाद को पिरोती हो, जबकि यथार्थ में इतना कुछ होता नहीं है। जयंत ने कभी जिक्र नहीं किया। क्या तुम्हें भी पता नहीं था अंबिका? सिर्फ 10-12 दिनों में यह सब हो गया। यह बात करते करते उसे लगा कि यह सब नहीं कहना चाहिए था। इन कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी की धारा बदल गई है। एक भूचाल सा उठ खड़ा हुआ था उसके दिल दिमाग में। अचानक धरती फट पड़ी हो और पिघलता हुआ लावा सारे एहसासों को बहाकर ले जा रहा हो। मस्ती करने के लिए उतावला मन अकस्मात ही वेदना की अतल गहराइयों में डूबने लगा। अंबिका तो सिर्फ एक जैसे जॉब की बात कर रही है। वे लोग कितनी बड़ी क्लिनिक डालेंगे। मेरे पापा तो नर्सिंग होम तक डलवा देंगे। जीवन के भौतिक लक्ष्य क्या इतने बहुमूल्य होते हैं कि जिनके सामने भावनाओं को या पूरे इंसान की कोई अहमियत नहीं होती। माता पिता का सम्मान करने के लिए या उनके लिए आदर्श स्थापित करने के लिए क्या यूं भावनाओं को दबा लेना ठीक है? आखिर में सारी चीजें आदमी सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए ही तो करता है। वही ना मिलेगा तो ऐसा आनंद विहीन जीवन क्या जीने योग्य होगा? तमाम तरह के विचार सीमा को उद्वेलित किए दे रहे थे। गहन निराशा ने उसके आलोक में कोमल मन को आच्छादित कर लिया। जयंत ने कुछ भी नहीं सोचा। क्यों? अंबिका, अब मैं चलूंगी। पर तुम तो रहने के लिए आई थी। छुट्टियां खत्म होने से पहले हॉस्टल में जाकर क्या करोगी? ताई जी भी क्या सोचेंगी? सन्नाटा छाया होगा। रुको ना सीमा, प्लीज रुक जाओ। क्या वापस घर लौट जाऊं? अकेले ही जाना पड़ेगा। पापा मेरे लिए कितना भी पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन वे क्यों करेंगे? उनके सामने तो कई लड़के हैं मेरे लिए। फिर जयंत को भी प्यार करने वाली नहीं, डॉक्टर लड़की चाहिए। निमिषा डॉक्टर है, जो मैं नहीं हूं। मेरे कहने से क्या पता ये लोग ये ना सोचने लगें कि मैंने सोच समझकर यह सब किया था। छी, कितना तुच्छ लगेगा यह सब। मैं भी कितना छोटा महसूस करूंगी। जयंत का लक्ष्य, जयंत के सपने मैं साकार नहीं कर सकती। मगर सपने भी तो क्या हैं? मात्र क्लिनिक या आगे चलकर नर्सिंग होम, पैसा कमाना, घर के अभावों को दूर करना, भाई बहनों की शादी करके उन्हें सेटल करना, माँ बाप की सेवा। कहाँ है इसमें लक्ष्य की भावना, जिन्हें हर व्यक्ति निभाता जाता है? परमार्थ के लिए क्या है इसमें? उसे लगा कमरे की दीवारें ढह जाएंगी, हवा के ठंडे झोंके उड़ाकर ले जाएंगे और धकेल देंगे किसी अंधेरी घाटी में। आज यह कमरा जो उसे अपनी भव्य कोठी से ज्यादा पसंद था, दर्द के धुएं में डूबा और बेगाना लग रहा था। चारों तरफ महाशून्य का विस्तार है, जिसमें उसकी अलौकिक मुस्कुराहट, चेहरे की अद्भुत चमक, खाना पीना सब कुछ व्यर्थ मालूम होता है। देह से खून निचुड़ गया हो ऐसी लुंज पुंज सी पड़ी रहती है। पीला विवर्ण चेहरा और आंखों में घिरती पीड़ा। कॉलेज खुलने पर भी न तो कॉलेज जाती न बाहर निकली। जूझ रही है स्वयं से भावनाओं की उद्दाम लहरों के बीच। ताई जी ने उसकी हालत से चिंतित होकर गार्जियन को खबर कर दी। अंबिका को बुलाया। जयंत भी आए, मगर वह किसी के साथ नहीं गई, न किसी से बात की। कैसे कहे वह किसी से कि वह अपने ही द्वारा पैदा किए गए झंझावातों से लड़ रही है? साथ में रहने वाली लड़की बड़ी मुश्किल से मनोचिकित्सक के पास ले गई।
वह डॉक्टर के सामने बैठी है, आंखें भाव शून्य, स्वप्न रहित। उदास सांसें भारी हो उठी। डॉक्टर बोल रहा है, कोई आश्चर्य नहीं। हर उठते बैठते मनोभावों को सामान्य स्तर तक लाने का संयम पूर्वक प्रयास करो। जीवन की घटनाओं को प्राकृतिक नियमों से जोड़कर सहज ढंग से लेने की ओर जाओ। सत्य को स्वयं से ऊपर उठकर देखने की हिम्मत एवं दृष्टि पैदा करो, जैसे जीवन में अन्यों के जीवन है। मनुष्य है जो अब अतीत बन चुके हैं। जो हुआ उसे हादसा समझो, अब वह मृत है। उससे उबरने की चेष्टा करो, क्योंकि वर्तमान ही शाश्वत है। जीवन है जो महत्वपूर्ण है। सब कुछ प्रोजेक्टर पर चली फिल्म के समान था। देखते वक्त लगा सच है, लेकिन बाहर निकलते ही सारी बातें स्वप्न की तरह लगने लगती हैं और उससे हम कहीं भी जुड़े हुए नहीं होते हैं। सारे प्रभाव शून्य में बदलने लगते हैं। क्या सिर्फ मैं ही इस तरह ले रही हूं, या इस बार अंबिका जबरदस्ती ले जाने पर अड़ी रही। ताई जी तथा अन्य लोगों के सामने वह मना भी नहीं कर सकी। न चाहते हुए भी वह गुमसुम बनी रही। बातों का प्रवाह सूख गया था या दब गई थी वो शीतल धारा, स्वयं नहीं समझ पा रही थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक है, जैसे कहीं दूर से वह अचानक लौट पड़ी हो। मैं कॉलेज ना आ सकी थी, तुम भी नहीं गई। क्यों? क्या बहुत ज्यादा बिजी थी? बस यूं ही। सीमा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। हम लोग तुम्हें कभी भी भूल पाएंगे? मेरे जीवन की सबसे प्यारी सहेली, हमदर्द, जिसने इस बड़े अजनबी शहर में हमारा अकेलापन बांटा, बड़ी बनकर हमारी जिम्मेदारियां उठाई। पर ये आत्मिक संबंध चीज से परे व अमूल्य होते हैं, सिर्फ आत्मा से जुड़े रहते हैं। क्या तुम समझ सकोगी कि जीवन की प्राथमिकताएं आत्मा की आवाज को नहीं सुनती? अंबिका कहे जा रही है और सीमा बेखबर सी खामोश बैठी है। भाई बहन शब्दों का प्रयोग खूब सुंदर ढंग से करते हैं। शब्दों से लुभाते हैं, शब्दों से खींचते हैं, शब्दों से मारते हैं, और अंदर किसी का छींटा तक नहीं पड़ता होगा क्या इनके मन और आत्मा पर? सोचकर सीमा को वेदना होने लगी। तुझे तो हल्का सा बुखार लग रहा है, उसने सीमा के माथे को छूते हुए कहा। अभी कोई टैबलेट ले लो, भैया के आते ही दिखा देना। मैं कुछ बना कर रख लूं, आज शायद निमिषा भी आए। उसके सिर का दर्द तेज हो गया, नसें फटने सी लगीं। लगा अभी सिर फट जाएगा और खून का फव्वारा बह निकलेगा, जैसे किसी ने जाल कस दिया हो। आंसू बहना चाहते हैं, मगर वह नहीं चाहती कि इन लोगों की खुशियों में उसकी उदासी कहीं भी बाधा डाले। जानती है सीमा, निमिषा को भैया बेहद पसंद हैं, उन पर फिदा है। जयंत हैं ही ऐसे, कोई भी लड़की उनको पाकर फिदा हो जाएगी। अंबिका, ध्यान रखना, कभी कोई उन्हें चोट ना पहुंचाए। पगली, उन्हें कौन चोट पहुंचाएगा? मैं, पापा, घर वाले? नहीं, निमिषा। वो भी नहीं, दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। सब कुछ तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, फिर उन्हें कोई दुख पहुंचाएगा ही क्यों? वे असफल हो ही नहीं सकते। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम लोग जल्द ही चले जाओगे ना? चलो छत पर खुली हवा में चलकर बैठते हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम लोगों के इस तरह जाने का। कितना कुछ बदल गया है। जीवन में हम जिनको प्यार करते हैं वो अक्सर दूर चले जाते हैं, परिस्थितियों के बहाने या भाग्य के कारण। अंबिका उसे समझा रही थी, यद्यपि इस समय वह स्वयं को बेहद असहज और बनावटी महसूस कर रही थी। उसका बोलने का ढंग बता रहा था कि वह सारी स्थितियों पर लीपापोती करना चाहती है, जबकि सत्य उसके अंदर बैठा हुआ है। छत पर आम के वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं। दरी बिछाकर चादर का तकिया बनाकर लेट गई सीमा। इसी छत के आकाश पर उसके इंद्रधनुषी आलोक से दीप्त सपने ने जन्म लिया था, लेकिन आज उसी छत के आकाश पर दूर दूर तक धूसर रंग के बादल चितराए हुए थे। इक्का दुक्का पतंगे उड़ रही थीं। पांव के पास ढेर सारी चींटियां मरे हुए काकरोच को खींचकर ले जा रही थीं।
उसने आंखें बंद कर ली। मन को स्थिर और शांत कर लेना चाहती है, पर प्रश्नों के कांटे उगाए थे। कांटों का अंतहीन विस्तार है चारों तरफ। क्यों दुखी हूं मैं? बंद करो यह रोना। बहुत कर लिया संताप। भावनाओं के बढ़ते हुए तूफान को थामो। तुम इतनी स्वार्थी कब से हो गई हो कि अपनी खुशी को छीनता हुआ देखकर तड़प रही हो? सिर्फ अपने नजरिए से देख रही हो दूसरों के जीवन को। फिर यही तो तुम्हारी उद्विग्नता और हताशा का कारण है। अंबिका ने पहले क्यों नहीं बताया? वह सब कुछ जानती थी, या छुपाती रही अपने स्वार्थ के लिए। दोनों भाई बहन ने मिलकर मीठी मीठी बातें करके मुझे बेवकूफ बनाया था। अपने भाई के लिए वह भी दूसरों की तरह सोच रही है। डॉक्टर भाभी पाकर वह भी खुश होगी, अन्यथा कभी तो मेरा जिक्र करती। सोचते सोचते उसे समय का आभास ही न रहा। दिन का अवसान कब हो गया पता ही न चला। अंधकार बढ़ता जा रहा था, शोर थमते जा रहे थे। नीचे से निर्द्वंद स्वच्छंद हंसी की गूंज उसके कानों को कपकपा रही थी। एक ऐसा उन्माद भरा शोर जिसमें आह्लाद था, उत्साह था, जीवन की रंगीनी थी, भविष्य की उम्मीदें भरी थी लबालब। उसने करवट बदली, उठकर बैठ गई। चैन न था मन में। फिर लेट गई। पापा सामने खड़े हैं, हाथ में 4-5 फोटो हैं। ये आईएएस, ये आईपीएस है, ये कनाडा में इंजीनियर है, ये मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूंगा जहां वह खुश रहे, प्यार से रहे, सब उसको प्यार करें। उसने करवट बदली। सिरहाने मम्मी बैठी हैं, प्यारी सी खूबसूरत औरत, बड़े ऑफिसर की गर्वोन्मत्त बीबी। पूछ रही हैं, जल्दी बताओ किसको पसंद किया, क्या चाहती हो तुम? शादी के बाद जो मर्जी हो सो करना, पापा को लड़के वालों को जवाब देना है। उसने फिर करवट बदली। पापा पास में बैठे हैं, पूछ रहे हैं, किसकी फोटो पसंद की हमारी बिटिया रानी ने? अच्छा खानदान, संस्कार, संपन्नता, जीवन में इन सब की बहुत अहमियत होती है। इंसान की मानसिकता सही न हो तो वह ना तो स्वयं ठीक से रहता है, न दूसरों को रहने देता है। उसने फिर करवट बदली। आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। आंखें खोली। छत पर छाए सघन अंधकार के बीच स्ट्रीट लाइटों की धब्बे भरी रोशनी यहां वहां छितरी थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। सीमा कहाँ है? जयंत की आवाज सुनाई दी। सो रही है। उसके सिर में तेज दर्द था। दवा दी? हाँ, मगर वह बहुत उदास है, तबीयत ठीक नहीं है। चलो देख कर आते हैं। कई जोड़ी जूते चप्पलों की आवाजें उसकी छाती पर पत्थर की तरह पड़ रही थी। धप धप, खटखट, चट चट। सीमा, उठो, देखो तो कितना समय हो गया है। क्या फर्क पड़ता है? चलो नीचे चलो, खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है। मेडिसिन ली? जयंत ने बड़े स्नेह से सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे तेज ठसका सा लगा। आप कब आ गए थे? जाने का तय हो गया? कब जा रहे हैं? वह थकी आवाज में पूछ रही थी। काफी देर से नीचे बैठे थे। अभी अंबिका ने बताया कि तुम ऊपर हो, शायद 30 तारीख को निकलें। हमेशा के लिए या? वह जयंत के मुंह से सुनना चाहती थी। अंबिका परीक्षा देने आएगी तब तुम्हारी ड्यूटी होगी उसे अपने साथ रखने की। मैंने तो कहा था कि यहीं रहकर पढ़े। कैसे हो पाएगा? घर में पहली पहली शादी है, कौन देखेगा सारा काम? अब मेरा मन भी यहां नहीं लगेगा। अंबिका हंसकर बोली। खुशी उसकी आंखों, गालों और होठों से टपक रही थी। रात के सन्नाटे में धीरे धीरे बढ़ती सिसकियां न जाने किस शोर में डूब गईं। कैसे गुजरी वह रात? इसी छत पर मौन एक दूसरे को छूते हुए, बातें करते हुए सैकड़ों शामें गुजरी थी। लेकिन आज वही छत, आम की शाखाएं साए साए करती लग रही हैं। लग रहा था वह नहीं, रात रो रही है, जाग रही है, तड़प रही है। सुबह चाय लेने के बाद सीमा ने कहा, अंबिका, मैं अंकल के घर जा रही हूं। क्यों इतनी जल्दी? अब मैं यहां नहीं रह पाऊंगी।
पापा तो वैसे भी चाहते थे कि। तो क्या हॉस्टल छोड़ देगी? अंबिका अचरज से बोली। जयंत पीठ किए कुछ लिख रहे थे। बदन पर शर्ट नहीं थी। एक क्षण देखती रही वह चौड़े कंधे, भरी हुई गोल बाहें, शेर की तरह गोल मांसल गर्दन। सीमा, तुम्हें हमारी शादी में तो आना ही पड़ेगा। छोटे भाई को भेज दूंगा, तुम्हारे पापा भेज ही देंगे। जयंत की आवाज सुनाई दी। फिर निगाहें दूसरे दृश्य पर जाकर ठहर गईं। वो बीमार चेहरा, वो भीतर तक उतरती गहरी निगाहें, वो चिंता से भरी बातें, उसके हाथ की सख्त गरमाई से भरी पकड़, गर्दन के पीछे उस इकलौते चुंबन का कांपता एहसास। वह चौंकी, अपना हाथ छूकर देखा, फिर जयंत को देखने लगी। नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। नहीं, इच्छा नहीं है। पहले मैं कॉलेज जाऊंगी, बाद में अंकल के घर, कहकर सीमा तेजी से बाहर निकल आई। आते वक्त जयंत से कुछ न बोल सकी थी। क्या सोचेंगे? अभद्रता की मैंने। मुझे बधाई तो देनी ही चाहिए थी। रोके गए ऑटो को जाने का संकेत कर लौट पड़ी। पांव किसी अज्ञात प्रेरणा से वापस चल दिए। दरवाजे के पास पहुंची तो कुछ आवाजें सुनाई दी जिसमें उसका जिक्र था। पांव ठिठक गए। पता है भैया, सीमा आपको बहुत पसंद करती है, आपको चाहती भी है। पसंद करने में क्या बुराई है? मैं भी तो पसंद करता हूं उसको। बेहोशी की चाहत का क्या मूल्य? फिर इस दुनिया में किसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं? यदि पसंद प्यार में बदल जाए तो? मैं तो जानते हुए भी अनजान बनी रही उसके सामने, क्योंकि मैंने उसे तड़पते हुए देखा है। आपके कितने पोर्ट्रेट बनाए थे उसने। दिल की गहराइयों से प्यार करती है। निमिषा अच्छी लड़की है, मगर प्रैक्टिकल है, प्रोफेशनल है, मैच्योर और करियर ओरिएंटेड लड़की है। पर सीमा, सीमा सिर्फ प्यार करने वाली बेहद सेंटिमेंटल लड़की है। जीवन में उसने सब कुछ पाया है, इसलिए वह किसी चीज के पीछे भागने वाली नहीं है। जिंदगी सिर्फ सेंटिमेंट से नहीं चलती है। जीवन खड़ा होता है कठोर सच्चाई के धरातल पर। नजदीक से देखने पर सारे सपने छाया मात्र प्रतीत होते हैं। सीमा जैसी लड़की जीवन में समझौते कर पाएगी? वह बड़े ऑफिसर की रईस लड़की है, सपनों के संसार में जीती है, और प्यार जिसे वह समझती है महज एक आकर्षण और सहानुभूति की भावना मात्र है। हमारे परिवार का संघर्ष उसकी कल्पना से बाहर है। वह बहुत कमजोर साबित होगी। नहीं, नहीं, अगर निमिषा आपके जीवन में ना आई होती तो तब भी सीमा से शादी न करता। वह दोस्त के रूप में निश्चित ही बहुत अच्छी है। दोस्तों के साथ सब चलता है, भावनाएं, सपने, छोटा बड़ा। लगता है हम उसको समझने में भूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने उसकी सारी भावनाओं को करीब से समझा है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। आप कहीं भूल तो नहीं कर रहे हैं? सोच लो, सच्चा प्यार करती है वह आपसे। सच्चे प्यार की क्या परिभाषा है? रात रात भर जागना, रोना, चीजें खरीद कर दे देना, सुंदरता पर मोहित हो जाना। वो क्या जाने प्यार कहां कहां से होकर गुजरता है। वह तो महज सुंदर मासूम बच्ची है, सुख सुविधाओं ऐशो आराम के बीच पली है। जीवन की सच्चाइयों से सामना नहीं हुआ कभी, जिसे तुम या वह प्यार समझ रही हो। अब मैच्योर दिमाग ने फिल्मी तर्ज पर जिंदगी के सपने देख लिए, भावुकता से उपजे आकर्षण को प्यार समझ लिया, और हर पसंद आई चीज को पाने का जिद्दी सपना पाल लिया। क्या यही है सीमा का प्यार? प्यार करने वाले पाने का नहीं, खोने का भी अदम्य साहस रखते हैं। नहीं, बस करो, बस। उसकी आत्मा चीत्कार उठी। वो क्या जाने एक छोटे से कस्बे में डॉक्टर की जिंदगी कितनी मोनोटोनस और उबाऊ हो जाती है। जीवन को लेकर उसकी उम्मीदें मेरी उम्मीदों से बहुत अलग हैं। तो वह सब क्या था? मेरे बारे में इतनी निष्ठुरता से सोच रहे हो तुम लोग। उसकी वजह से मैं अपना करियर, पापा के सपने, सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता। वह खड़ी न रह सकी। दिमाग में शब्द झनझनाने लगे।
डॉक्टर, प्रोफेशन, मैच्योर दिमाग, प्यार, आकर्षण, करियर। उसे लगा कानों में कई कई पंख वाले कीड़े फंसकर फड़फड़ा रहे हैं। सीमा ने हॉस्टल छोड़ दिया था। परीक्षा के समय भी उससे मुलाकात न हो सकी थी। अंबिका ने कितने ही पत्र लिखे थे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया था। धीरे धीरे उसका घर संसार भी भैया के परिवार से दूर होता गया था। गाड़ी की रफ्तार धीमी होने लगी। यात्रियों का शोर कानों को फाड़ने लगा। प्लेटफॉर्म पर चाय, नाश्ता तथा अन्य चीजें बेचने वालों की कर्कश आवाजें गूंजने लगीं। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। डबरा आ गया था। उसने जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा किया। बेबस याचक निगाहों से फिर देखा उस व्यक्ति को जो सारे रहस्यों को छुपाए बैठा था। काश अंकल जाग जाएं, कुछ बता दें। क्या डबरा आ गया? कोई लेने तो आएगा? उन्होंने उठते हुए पूछा। हाँ अंकल, इसके पापा। आप आइए अंकल, वह जैसे तैसे बोली। तुम्हारा बेटा तो बड़ा प्यारा है, कहकर 100 का नोट उन्होंने उसके हाथों में पकड़ा दिया। अच्छा अंकल, सीमा को कहिए कि वह मुझे पत्र लिखे। मैं आपको बहुत बहुत याद करती रही हूँ। अंकल, कहाँ है वह? उसका पता मिल सकेगा? ट्रेन चलने को थी, जल्दी करो, बाहर से पति आवाज दे रहा था। आंसुओं का तीव्र प्रवाह उमड़ते उमड़ते रह गया। जोर का ठसका लगा छाती में। पति ने टोका, क्या हो गया है? कुछ नहीं, पर भीतर जैसे हृदय पिघल रहा था, अंगारों में पड़े लोहे की तरह। सचमुच देर हो गई। पर सीमा है कहाँ? तुम कहाँ हो सीमा? कैसी हो? अंकल ने क्यों नहीं बताया? उसने पलट कर देखा। ट्रेन तेज रफ्तार से प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। बस दिख रही थी तो आखिरी डिब्बे की हरी लाइट जो कांपती हुई ओझल होती जा रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।